गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र का दूसरा पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को या परिभाषाओं को याद करेंगे, उनको दोहराएंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किन्हें कहते हैं। जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्र कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा की जाती हैं। उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि कृषि, खनन, मत्स्यन, पशुपालन आदि। ये प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि जहाँ प्रकृति से क्रिया करके हम उत्पाद प्राप्त करते हैं। द्वितीय क्षेत्रक हैं। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनसे क्रिया करके हमें विभिन्न उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कारखानों में करते हैं। सभी भी निर्माण उद्योग द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। जैसे कपास प्राथमिक क्षेत्र में तैयार किया, उससे हमने कपड़ा बनाया, ये द्वितीय क्षेत्रक हो गया। गन्ने से चीनी बनी, ये द्वितीय क्षेत्रक का उदाहरण हो गया। यानी जितने भी विनिर्माण उद्योग हैं वे सभी द्वितीय क्षेत्रक में सम्मिलित किए जाते हैं। तृतीय क्षेत्रक में किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक में हम प्रकृति से उत्पाद प्राप्त करते हैं, द्वितीय क्षेत्रक में हम विनिर्माण के द्वारा प्राकृतिक पदार्थों से नए उत्पाद तैयार करते हैं। तृतीय क्षेत्रक में किसी प्रकार का कोई उत्पाद तैयार नहीं किया जाता बल्कि कुछ सेवाएं प्रदान की जाती हैं और जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। जैसे बैंकिंग, बीमा, रेलवे, संचार, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, तो वकील, धोबी, नाई, डॉक्टर, ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है संगठित और असंगठित क्षेत्र। जो विभिन्न हमारे रोजगार के हम क्षेत्रों में रोजगार करते हैं उनको हमने 2 भागों में बांटा है, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र जो होते हैं वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उनमें सरकार द्वारा के नियमों का पालन किया जाता है। इसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है और कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा लाभ मिलते हैं। उन्हें वेतन के साथ छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि प्राप्त होते हैं। सरकारी संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों तथा बड़ी बड़ी कंपनियों इनके उदाहरण हैं। जिस प्रकार जो सरकारी कर्मचारी हैं वो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। इसके अलावा जो भी बड़ी कंपनियां हैं जैसे भेल है, मारुति है, ये सभी क्या हैं? संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र ये वे क्षेत्र होते हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते और इनमें सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। तीसरा, यहाँ पर रोजगार की अवधि भी नियमित नहीं होती, यानी जो काम के घंटे हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं होते। यहाँ इस क्षेत्र में कर्मचारी रोजगार की सुरक्षा प्रदान नहीं मिलती, ना यहाँ पर सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि या सेवानुदान जैसे कोई सुविधाएं यहाँ के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। इनमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़क पर विक्रय करने वाले श्रमिक या कबाड़ उठाने वाले लोग हैं, ये हैं असंगठित क्षेत्र के उदाहरण। अब उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को भी हमें 2 भागों में बांटते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में वे उद्योग हैं जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं, यानी जिन पर सरकार का आधिपत्य स्वामित्व होता है। जैसे भारतीय रेल, लौह इस्पात उद्योग में जहाज़ निर्माण उद्योग है। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो सरकारी आधिपत्य में, जैसे ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये सरकारी आधिपत्य में है। इंडियन ऑयल है, सरकारी आधिपत्य में है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हैं और इनका उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सार्वजनिक लाभ इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इन क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरी तरफ जो निजी क्षेत्र होते हैं वो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें निजी क्षेत्र कहते हैं। जैसे
कोई मोबाइल बनाने की कंपनी है, टेलीविज़न की है, एयर कंडीशन बनाते हैं, तो इस तरह से के उद्योग हैं वो निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। इनमें हम जैसे उदाहरण ले सकते हैं कंपनियों में एप्पल, सुजुकी, तो ये इस तरह ये निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। ये गतिविधियाँ निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। निजी क्षेत्र कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता, और यदि वो ऐसा काम करता भी है तो उसकी अधिक कीमत लेता है। जैसे निजी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों से अधिक फीस लेते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण बाजारी शक्तियों के द्वारा होता है। यानी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में जो वस्तुओं का कीमतों का निर्धारण सरकार करती है, लेकिन निजी क्षेत्र में बाजारी शक्तियाँ वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करती हैं। अब है अगला पॉइंट हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसे नरेगा भी कहते हैं, नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके तहत शुरुआत में ये केंद्र सरकार ने 200 जिलों में काम करने का अधिकार लागू करके का एक कानून बनाया था, और इसमें जो व्यक्ति काम करने के में सक्षम हैं और जिन्हें काम की आवश्यकता है, उन असंगठित लोगों को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है। असंगठित यानी कि, और इसमें अकुशल जो श्रमिक हैं उनको इसमें रोज़गार की गारंटी दी जाती है। यानी जिनको कोई भी काम करने कोई दक्षता, विशेष दक्षता, जिनको ट्रेनिंग हासिल नहीं है, ऐसे लोग जिनको रोज़गार के अवसर कम उपलब्ध होते हैं, उनको 100 दिन के रोज़गार की गारंटी सरकार इस अधिनियम के तहत देती है। और यदि किसी वजह से सरकार उनको रोज़गार उपलब्ध करवाने में असफल रहती है तो वह उन लोगों को बेरोज़गारी भत्ता देती है। इस अधिनियम के तहत उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले, और इसके 1/3 रोज़गार महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। बेरोज़गारी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पे काम करने का इच्छुक हो और उसे काम न मिले तो वह बेरोज़गार कहलाता है। यानी कि व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो और जो उस कार्य के लिए मजदूरी की दर निर्धारित की गई है उसी पर वो काम करने का इच्छुक हो और तब भी उसको काम ना मिले तो ही उस व्यक्ति को बेरोज़गार माना जाता है। हमारे देश में बेरोज़गार के निर्धारण के लिए जो आयु सीमा है वो मानी गई है 15 से 59 वर्ष तक की, क्योंकि जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे कानूनन कोई भी कार्य ये नहीं करवाए जा सकते। इसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की इच्छुक है वो काम कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं कर सकते, लेकिन उनको बेरोज़गारी की श्रेणी में नहीं गिना जाता। अब बेरोज़गारी के इस 2 प्रकार हैं हमारे इस अध्याय में, एक है प्रच्छन्न बेरोज़गारी, दूसरी खुली बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी से अभिप्राय ऐसी पारिस्थितिकी से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हुए तो दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है। यानी वो काम करते हुए हमें दिखाई तो देते हैं लेकिन उनके काम करने और ना करने का उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत के गांव में कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोज़गारी पाई जाती है। जैसे भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं। जैसे एक परिवार में 10 सदस्य हैं, उनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, वो सभी उसी में कार्य कर रहे हैं। अगर उनमें से 2-3 को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वे प्रच्छन्न बेरोज़गारी की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में छोटी दुकानों तथा छोटे व्यवसायों में प्रच्छन्न बेरोज़गारी पाई जाती है। दूसरी है खुली बेरोज़गारी, वह परिस्थिति जिसमें किसी भी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा छोटा होता है और सारी श्रम शक्ति को नहीं खपा पाता। यानी कि उसमें श्रमिक काम तो करना चाहते हैं किंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। इसे खुली बेरोज़गारी कहते हैं। यह औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। अगला है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं
यानी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की जो अंतिम वस्तुएं हैं जो तैयार हुई, और तृतीय क्षेत्र की जो सेवाओं हैं उनके कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही की गणना की जाती है, क्योंकि जो अंतिम वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। जैसे कि कपड़ा है, हम बाज़ार से कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें जो उसकी मध्यवर्ती वस्तु क्या है, जो कपास है जो किसान से खरीदा गया है, उस कपास की कीमत उस कपड़े में जुड़ी हुई है। इसलिए जो जीडीपी की गणना करते हुए हम कपड़े के मूल्य की गणना करेंगे, ना कि कपास के मूल्य की, क्योंकि कपास का जो मूल्य है वो उस कपड़े में ही उसकी को सम्मिलित कर लिया गया है। उसी प्रकार जैसे चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग में जो चीनी है उसके मूल्य की गणना की जाती है, उसमें जो गन्ना है उसके मूल्य की गणना नहीं की जाती, क्योंकि गन्ने का मूल्य चीनी के मूल्य में पहले से ही सम्मिलित किया गया है। ये हमारे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु थे, आप इनको अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।